साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी आगामी परीक्षाएं होंगी या जो अन्य स्टेट की पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। और इसके लिए हम लोग जो है जो यूजीसी नेट के हिस्ट्री का जो सॉल्व पेपर है उसको यहाँ पर हम लोग जो है छोटे छोटे टुकड़ों में कवर करेंगे। जैसे कि आज के वीडियो में हम लोग जो है 2021 के जो यूजीसी नेट हिस्ट्री का जो पेपर हुआ है उस पेपर को यहाँ पर देखेंगे। और हम लोग इस जो 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें से 30 प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे और पूरी व्याख्या के साथ इन प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए जो हिस्ट्री के प्रश्न होते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि दो सूचियां यहाँ पर आपको दी गई हैं, एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ पुस्तक का नाम दिया गया है, तो इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, जॉन विलियम काय की पुस्तक आपकी रही है अ हिस्ट्री ऑफ द सिपोय वार इन इंडिया, तो याद रखिएगा। वहीं मैरी कॉर्पेंटर की पुस्तक है 6 मंथ इन इंडिया, और रोमेश चंद्र दत्त की पुस्तक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल, और बेलेंटाइन चिरोल की या सिरोल की पुस्तक है इंडिया ओल्ड एंड न्यू। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 3 4 2 1 अर्थात ए ऑप्शन पहला वाला। यहाँ थोड़ा सी व्याख्या देखें तो जॉन विलियम काय ने अ हिस्ट्री ऑफ द सिपोय वार इन इंडिया की रचना की थी। यह पुस्तक 1896 में प्रकाशित हुई थी। इसमें 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद की प्रशासनिक स्थिति में की गई सुधारों की व्यापक चर्चा की गई है। जॉन विलियम काय द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकों में हिस्ट्री ऑफ वार इन अफगानिस्तान, लाइव्स ऑफ इंडियन ऑफिसर्स इत्यादि हैं। वहीं मैरी कॉर्पेंटर की बात करें तो मैरी कॉर्पेंटर की पुस्तक है 6 मंथ इन इंडिया। यह पुस्तक 1868 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, मैरी कॉर्पेंटर ने अपनी भारत यात्रा के दौरान यहाँ की परिस्थितियों के विषय में विशेषता महिलाओं के विषय में काफ़ी कुछ लिखा है। वह जो है महिला शिक्षा की पक्षधर थी। साथ ही इन्होंने गुलामी प्रथा का विरोध किया। और इनकी अन्य पुस्तक का नाम है रिफॉर्मेटरीज फॉर कन्विक्टेड गर्ल। अगला है रोमेश चंद्र दत्त की पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। इस पुस्तक की उन्होंने रचना की। यह पुस्तक वर्ष 1904 में प्रकाशित हुई थी। दत्त ने औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में व्यापक अध्ययन किया। इनकी अन्य पुस्तकों में हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इत्यादि हैं। वहीं बेलेंटाइन चिरोल या बेलेंटाइन सिरोल, दोनों नाम आता है, ने इंडिया ओल्ड एंड न्यू पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक वर्ष 1921 में प्रकाशित हुई। इनकी अन्य रचनाओं में इंडियन अनरेस्ट भी है। इंडियन अनरेस्ट महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है। अगला है फिर से दो सूचियां, एक तरफ पुस्तक और दूसरी तरफ उस पुस्तक में किस विषय वस्तु को समाहित किया गया है या किस विषय वस्तु पर वो पुस्तक आधारित है, इसे हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, निजामी ए अंजुम में ये हिंदू फलित ज्योतिष पर आधारित है। ठीक है। दूसरा, वहीं तुह फतुल हिंद, ये जो है आपका हिंदू छंद शास्त्र और अलंकार से संबंधित है। वहीं दबिस्तान मजाहिब जो है ये आपका भारत के विभिन्न धर्म और संप्रदाय संबंधित है। और रिसाला मिकदारिया जो है इसका संबंध तात्कालिक मापतौल से संबंधित है। ठीक, तो निजामी अंजुम इसमें क्या है, हिंदू फलित ज्योतिष। तुहफतुल हिंद ये जो है आपका हिंदू छंद शास्त्र और अलंकार संबंधित है। दबिस्तान मजाहिब ये आपका भारत के विभिन्न धर्म और संप्रदाय संबंधित है। वहीं रिसाला मिकदारिया इसमें तात्कालिक मापतौल से संबंधित है। तो इस प्रकार से 2 3 4 1 अर्थात आपका क्वेश्चन विकल्प 3 जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, निजामे अंजुम पुस्तक का संबंध हिंदू फलित ज्योतिष से माना जाता है, जिसमें ज्योतिष संबंधित विभिन्न संकल्पों के बारे में व्यापक चर्चा की गई है। वहीं तुहफतुल हिंद पुस्तक का अध्ययन का संबंध जो है हिंदू छंद शास्त्र और अलंकार से है, जिसमें विभिन्न शब्दों व भाषाओं का व्यापक वर्णन किया गया है। वहीं दबिस्तान मजाहिब की रचना 1655 ईस्वी में फारसी भाषा में की गई थी। इसमें दक्षिण एशिया के विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों का विस्तृत वर्णन किया गया है। वहीं रिसाला मिकदारिया पुस्तक में तत्कालीन समय में प्रचलित विभिन्न प्रकार की माप तौलों का व्यापक वर्णन किया गया है। इसकी रचना मिर्जा खां ने की थी। अब आगे देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन कांड का प्रश्न, अभिकथन और कांड का। ठीक है, हमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, अभिकथन दिया गया है, अभिकथन है कि जून 1857 के एक्ट 14 में कलकत्ता में गवर्नर जनरल की सर्वोच्च परिषद ने विशेष आयोग को 1857 ईस्वी के विद्रोहियों को पकड़ने और दंडित करने का असाधारण अधिकार दिया था।
ये सही है। ठीक है। कारण कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858 में उस समय के सब जज रहे सर सैयद अहमद खान का प्राथमिक उद्देश्य मुसलमानों की निष्ठा दिखाना था, जिन्हें विद्रोह के बाद के वर्षों में संदेह और नापसंदगी से देखा जाता था मुसलमानों को। ठीक है। तो यहाँ पे कथन भी सही है, कारण भी सही है, परंतु जो कारण है वो अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है। तो यहां पर आपका जो दूसरा वाला विकल्प है वो सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए, जून 1857 के एक्ट 14 में कलकत्ता में गवर्नर जनरल की सर्वोच्च परिषद ने विशेष आयोग को 1857 ईस्वी के विद्रोहियों को पकड़ने और दंडित करने का असाधारण अधिकार दिया। वहीं कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट में उस समय के सब जज रहे सर सैयद अहमद खान का प्राथमिक उद्देश्य मुसलमानों की निष्ठा दिखाना था, जिन्हें विद्रोह के बाद के वर्षों में संदेह और नापसंदगी से देखा जाता था। अगला है, इब्न बतूता वर्णन करता है कि सुल्तान ने पुरुष गुलामों को मुक्त करने के लिए बुधवार का दिन, महिला गुलामों को मुक्त करने के लिए शुक्रवार का दिन और तथा पुरुष गुलामों की शादी महिला गुलामों से कराने के लिए शनिवार का दिन तय किया था। तो ये किस सुल्तान के बारे में बताता है? तो उस सुल्तान की पहचान करनी है। 4 विकल्प में बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। क्योंकि आपने पढ़ा होगा इब्न बतूता जो है सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत यात्रा करता है। ठीक है। और इसके दरबार में भी रहता है और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? रहला। तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प जो है मोहम्मद बिन तुगलक वो सही हो जाएगा। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक 1320 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इसे अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थापित की और इसका नाम दौलताबाद रखा था, देवगिरी का। मोरक्को निवासी इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आता है, ने लिखा कि मोहम्मद बिन तुगलक गुलामों के प्रति उदार थे। सुल्तान प्रत्येक बुधवार को पुरुष गुलामों तथा प्रत्येक शुक्रवार को महिला गुलामों को मुक्त करते थे। साथ ही शनिवार को पुरुष गुलामों की शादी महिला गुलामों से करवाते थे। अगला है प्रश्न है, बयाना मुद्रा निधान से किस गुप्त शासक की सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? 4 विकल्प है, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम। तो यहां से जो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, तो तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए, बयाना मुद्रा विधान से चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि 380 ईस्वी के शासक थे, की सर्वाधिक मुद्राएं मिली हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार, जबकि चांदी के सिक्कों को रुपया कहा गया है। राजा को रक्षा और पालन करने वाले भगवान विष्णु के रूप में देखा जाता था और राजसत्ता की देवी लक्ष्मी विष्णु की पत्नी के रूप में सिक्कों की पीठ पर सदा अंकित होती थी या होती रही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ कश्मीरी कवि, ध्यान रखिएगा, कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र द्वारा रचित है? यहाँ पे 4 रचनाएं हैं, कुट्टनीमत, कला विलास, प्रबोध चंद्रोदय, समय मातृका। तो इसमें से कला विलास और समय मातृका, कला विलास और समय मातृका, ये कवि क्षेमेंद्र की रचना है। तो बी और डी अर्थात दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कला विलास एवं समय मातृका है। ठीक है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में चतुर्वर्ग संग्रह और चारु चर्चा है। चतुर्वर्ग संग्रह और चारु चर्चा है। कला विलास क्षेमेंद्र द्वारा लिखित एक बहुचर्चित निबंध है। वहीं समय मातृका ग्रंथ की रचना 1050 ईस्वी में की गई थी। इस ग्रंथ में क्षेमेंद्र ने वेश्याओं और वेश का जीवित खाका खींचकर उनके जाल में फंसने वालों की आलोचना की है। इस ग्रंथ की रचना का उद्देश्य वेश्याओं से श्रीमानों और धनिकों की संपत्ति की रक्षा करना रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि कला विलास और समय मातृका दोनों ग्रंथ किसके हैं? दोनों रचनाएं क्षेमेंद्र की हैं। अगला है, निजामुल मुल्क से मराठाओं के संबंध के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? निजामुल मुल्क से मराठाओं के संबंध के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? 4 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए, पहला, 1710 से 1715 ईस्वी के बीच दक्कन के वायसराय के रूप में निजामुल मुल्क ने दक्कन के लिए चौथ और सरदेशमुखी के मराठा दावे का प्रतिरोध किया था। ये कथन सही नहीं है। दूसरा, सैयदों के खिलाफ अपने सफल विद्रोह के बाद निजामुल मुल्क ने दक्कन का चौथ और सरदेशमुखी मराठाओं को देने के शाही फरमान को सम्मान दिया। ये सही है। जनवरी 1721 में बाजीराव से उसने पहली मुलाकात की। ये भी सही है। मराठाओं और निजामुल मुल्क के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा कर्नाटक था। ये भी सही है। तो बी सी डी सही है और एक गलत है। देखिए,
निजामुल मुल्क जो है, निजामुल मुल्क आसफ जहाँ ने 1724 ईस्वी में हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। सैयद बंधुओं को गद्दी से हटाने में इसकी अहम भूमिका थी। 1720 से 1722 ईस्वी के मध्य दक्कन में इसने अपनी स्थिति मजबूत की। सैयद बंधुओं को दबाने के बाद निजामुल मुल्क ने मराठों के साथ मित्रवत संबंध स्थापित करने की कोशिश की। इसी एवज में उसने दक्कन का चौथा सरदेशमुखी मराठों को देने के शाही फरमान का सम्मान किया। इसने दक्कन के मुगलों के नमूने पर जागीरदार प्रथा चलाकर सुव्यवस्थित प्रशासन स्थापित कर अपनी सत्ता मजबूत की। उसने बड़े उपद्रवी जमींदारों को अपनी सत्ता मानने के लिए मजबूर किया और शक्तिशाली मराठों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा। मराठाओं और निजामुल मुल्क के बीच विवाद का मुख्य विषय कर्नाटक का क्षेत्र था, विशेष रूप से रायचूर क्षेत्र जो आर्थिक उपजाऊ माना जाता था। कृषि के संदर्भ में अगला प्रश्न है कि हमारी सामान्य नीति शक्ति की राजनीति में लिप्त नहीं होने और एक गुट के खिलाफ शक्ति के किसी अन्य गुट के साथ नहीं जुड़ने की है। आज के दो बड़े गुट रूसी ब्लॉक और आंग्ल अमेरिकी ब्लॉक हैं। इन दोनों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखने चाहिए और किसी में शामिल नहीं होना चाहिए। उपरोक्त सब किस नीति के केंद्रीय तत्व को स्पष्ट करते हैं? तो ये गुट निरपेक्षता के तत्व को संदर्भित करते हैं। इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से सही है। कथन पहला है, जब कोई योद्धा राजा के लिए युद्ध करते हुए उत्कृष्ट पराक्रम दर्शाते हुए वीरगति को प्राप्त होता था तब उसके आश्रितों को जीविका के लिए भूमि प्रदान की जाती थी, जिसे मृत्युक वृत्ति कहा जाता था। यह कथन सही है। दूसरा, एक चंदेल शिलालेख में ऐसे ही मृत्युक वृत्ति के अनुदान का विवरण दिया गया है, ये भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर क्या है? सत्य है, इसलिए पहला वाला सही हो जाएगा। देखिए, मृत्युक वृत्त अनुदान का संबंध उस अनुदानित भूमि से माना जाता था जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए किसी योद्धा को राजा द्वारा प्रदान की जाती थी, ताकि योद्धा के आश्रित परिवारों को जीविकापार्जन के लिए संघर्ष न करना पड़े। इस व्यवस्था को जन कल्याण से जोड़कर देखा जाता था। एक चंदेल शिलालेख में मृत्युक वृत्ति अनुदान का उल्लेख मिलता है। अगला है, यहां पर कथन कांड का प्रश्न है, बताना है सत्य कौन सा है। तो देखिए, पहला कथन है कि अभिकथन है कि जब ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस ने चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट बिल 1929 के समर्थन में अपना अभियान शुरू किया तो सिस्टर सुबालक्ष्मी ने जोशी समिति के सामने अल्पायु में विवाह के नुकसान के साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। ये कथन सही है। कारण जो दिया गया, सामाजिक कार्यकर्ता मिट्ठूबेन पेटिट ने गरीबों के बीच सेवा कार्य करने के लिए सेवा मंदिर का संगठन किया। वह बाद में महत्वपूर्ण ट्रेड यूनियन की नेता भी बनी। तो ये कथन जो है, कारण जो है, ये गलत है। तो अभिकथन सही है, कारण गलत है। तो यहाँ पे तीसरा वाला विकल्प जो है, ए सत्य किंतु आर असत्य, ये सही हो जाएगा। देखिए, जब ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस ने चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट बिल 1929 के समर्थन में अपना अभियान शुरू किया तो मिस्टर सुबालक्ष्मी ने जोशी समिति के सामने अल्पायु में विवाह के नुकसान के साक्ष्य प्रस्तुत किए। सामाजिक कार्यकर्ता मिट्ठूबेन पेटिट ने गरीबों के बीच सेवा कार्य करने के लिए सेवा मंदिर का संगठन किया। वे बाद में महत्वपूर्ण ट्रेड यूनियन की नेता भी बनी। यह कारण सही नहीं है। ठीक है, देखिए, मिट्ठूबेन पेटिट किसी विशेष सामाजिक संगठन से नहीं जुड़ी थी। ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या दिया गया कि सामाजिक कार्यकर्ता मिट्ठूबेन पेटिट ने गरीबों के बीच सेवा कार्य करने के लिए सेवा मंदिर का संगठन किया। वे बाद में महत्वपूर्ण ट्रेड यूनियन की नेता भी बनी। एक सेकंड। तो देखिए, यहाँ पे जो कारण में दिया गया है, ये मिट्ठूबेन पेटिट सामाजिक कार्यकर्ता थी, गरीबों के बीच सेवा कार्य करने के लिए इन्होंने सेवा मंदिर का संगठन किया था, परंतु ये किसी भी ट्रेड यूनियन से नहीं जुड़ी हुई थी। ये एक गांधीवादी विचार की समर्थक थी और ये किसी ट्रेड यूनियन से नहीं जुड़ी थी, इसलिए आपका कारण वाला जो कथन है वो गलत है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है, गांधी के सत्याग्रह की अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं या सही हैं। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सा सही है। पहला, गांधी के लिए सत्याग्रह का उद्देश्य पूर्वाग्रह, दुर्भावना, मतांधता, दंभ और स्वार्थपरता की बाधाओं को भेदना था। सही है। गांधी ने सत्याग्रह के प्रभाव को कष्ट साध्य प्रेम के आध्यात्मिक प्रभाव के रूप में समझाया है। सही है। गांधी सत्याग्रह को अपने विरोधी को अपमानित करने का सबसे बड़ा हथियार समझते थे। नहीं, ये गलत कथन है। डी, गांधी का राजनीतिक यथार्थ बोध उनके नैतिक आदर्शों पर भारी पड़ा और इसके दावे के उलट उनके सत्याग्रह हमेशा शुद्ध रूप से आध्यात्मिक प्रकृति के नहीं रहे। तो पहला ए, बी, डी सही है, सी गलत है। तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा।
देखिए, सत्याग्रह अर्थात सत्य के लिए आग्रह, इसकी शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 1894 ईस्वी में सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। इसका उद्देश्य सामाजिक एवं राजनीतिक अन्यायों को दूर करना था, सत्य एवं अहिंसा पर आधारित आध्यात्मिक बल का प्रयोग करना था, आत्मिक बल का। यह एक प्रकार का निष्क्रिय प्रतिरोध था जो व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से कष्ट सहन द्वारा विरोधी का हृदय परिवर्तन करने में सक्षम हो। तो गांधी जी ने कहा था कि सत्याग्रह का प्रभाव एक कष्ट साध्य आध्यात्मिक प्रेम के समान है। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में सत्याग्रह हुआ था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, और यह गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों या परियोजनाओं को कालक्रमानुसार रखें। 4 इसके प्रयोग हैं या परियोजना है: सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान, राजधानी परिवर्तन, कराचिल अभियान। तो सबसे पहले इसमें होता है राजधानी परिवर्तन, फिर होता है सांकेतिक मुद्रा, फिर आपका खुरासान अभियान, और सबसे लास्ट में होता है कराचिल अभियान। तो CABD आपका तीसरा विकल्प सही होगा। देखिए, राजधानी परिवर्तन, सबसे पहले राजधानी परिवर्तन करता है। मोहम्मद बिन तुगलक का सर्वाधिक विवादास्पद निर्णय सिद्ध हुआ राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1320 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली तथा अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की 1320 में। फिर सांकेतिक मुद्रा लेकर के आते हैं, ये जो है फिर सांकेतिक मुद्रा लेकर के आते हैं। देखिए, सांकेतिक मुद्रा अर्थात प्रतीक मुद्रा का संचालन मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में किया। तुगलक ने कांसे का सिक्का चलाने एक निर्णय लिया जिसका मूल्य चांदी के टंके के बराबर था, तो ये 1327 में होता है। फिर खुरासान अभियान करते हैं, हिमालयी क्षेत्र में कुमाऊं के पहाड़ी प्रदेशों में आरंभ किया गया था। यह अभियान खुरासान के शासक अबू सैयद के विरुद्ध था। इसका उद्देश्य गजनी और काबुल पर नियंत्रण स्थापित कर मंगोल आक्रमणों से रक्षा करना था। फिर सबसे लास्ट में कराचिल अभियान होता है, संभवतः कांगड़ा कुमाऊं जिले में किया गया था। विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में सल्तनत की सेना को अत्यधिक हानि होती है और तत्कालीन पहाड़ी शासक ने आधिपत्य मानते हुए एक निश्चित राशि देने का वादा किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका राजधानी परिवर्तन, फिर सांकेतिक मुद्रा, फिर खुरासान अभियान, फिर कराचिल अभियान है। ये क्रम याद रखिए, कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि मुगल बैलेस्टर स्तंभों बैलेस्टर्स कॉलम्स के एकमात्र अवशेष के उदाहरण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के किले महल या महलों में मिलते हैं? तो 4 विकल्प हैं: अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो शाहजहां के किले और महलों में मिलते हैं, तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, मुगल बादशाह शाहजहां के किले महलों से बैलेस्टर स्तंभों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। शाहजहां 1628 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ होते हैं जहांगीर के बाद। इसने ताजमहल का निर्माण करवाया था, साथ ही मयूर सिंहासन का निर्माण भी इसने ही करवाया था। शाहजहां के द्वारा सिजदा और पाबोश प्रथा को समाप्त किया गया तथा इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत का प्रयोग आरंभ किया गया। इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत का। शाहजहां ने अनेक भव्य इमारतों का निर्माण कराया जिस कारण उसका शासनकाल मध्यकालीन भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है, मतलब स्थापत्य के दृष्टिकोण से स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला है, 2 सूचियां दी गई, सिख गुरु और उनके उपजाति क्या रही हैं, किस उपजाति से संबंधित रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए, गुरु नानक जो है बेदी उपजाति से संबंधित है, गुरु अमरदास भल्ला से, गुरु रामदास सोधी और गुरु अंगद जो है त्रेहन जाति के थे। इस प्रकार से आपका चौथा विकल्प जो है 2143 सही हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। ये अकबर के समकालीन थे। इनके पिता का नहीं, अकबर के, एक सेकेंड, ये अकबर के नहीं बाबर के समकालीन माने जा सकते हैं, ठीक है। इनके पिता का नाम कालू था, माता का नाम तृप्ता था। उनके पिता खत्री जाति एवं बेदी उपजाति वर्ग के थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में अमीरों को मनसदे आली के नाम से संबोधित करता था? तो 4 विकल्प है, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी अपने फरमान में अमीरों को मनसदे आली के नाम से संबोधित करता था। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। यह 1451 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। यह अपने अमीरों अर्थात सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। अगला है, 2 सूचियां दी गई, लेखक और धर्मशास्त्र, इसको सुमिलित करना है। भट्ट लक्ष्मीधर की रचना है आपकी कृत्यकल्पतरु है तीसरा। देवभट्ट की रचना है स्मृति चंद्रिका चौथा। हेमाद्रि की रचना है चतुर्वर्ग चिंतामणि और श्रीधर की रचना है स्मृतिसार है। तो 3412 अर्थात दूसरा विकल्प हो जाएगा। देखिए, भट्ट लक्ष्मीधर कृत्यकल्पतरु धर्मशास्त्र की रचना की गई। लक्ष्मीधर राजा गोविंद चंद्र गहरवाड़ के मंत्री थे, लक्ष्मीधर भट्ट।
या भट्ट लक्ष्मीधर? देखिए, देवभट्ट की रचना स्मृति चंद्रिका है। देवभट्ट की जो रचना है, देवभट्ट ने किसकी रचना की थी? देवभट्ट ने स्मृति चंद्रिका की रचना की थी। ठीक है। स्मृति ग्रंथ आरंभ में कम थे। गौतम बुद्ध ने मनु को छोड़कर किसी अन्य स्मृतिकार का नाम नहीं लिया है। अगला है हेमाद्रि की बात करें तो हेमाद्रि ने चतुर्वर्ग चिंतामणि धर्मशास्त्र लिखा है। ये राजा रामचंद्र, जो जिनका शासनकाल 1271 से 1309 था, के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। श्रीधर द्वारा स्मृति सार धर्मशास्त्र की रचना की गई। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक लेखन में व्याख्या के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? 4 कथन दिए गए हैं। पहला, ऐतिहासिक पद्धति के आवश्यक चरण के रूप में व्याख्या का स्थान आलोचना तथा उद्घाटन से पृथक जान पड़ता है। ये प्रश्न फिर से पढ़िए, ऐतिहासिक लेखन में व्याख्या के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए, ये आपका नॉर्मल हिस्ट्री के प्रश्न में पूछे जाने की संभावना इसकी बहुत कम है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सुल्तान ने मालिकों, अमीरों, दरबार के अधिकारियों तथा जिम्मेदार और रुतबे वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घर न जाने और दावत खानों में सामूहिक पार्टी न करने का आदेश दिया। सुल्तान को सूचित किए बिना और उसकी अनुमति लिए बिना उनके बीच अंतर विवाह की इजाजत नहीं थी। तो उस सुल्तान को पहचानिए, ये किसके शासन से संबंधित है? 4 विकल्प हैं, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा प्रावधान किया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ऐसा राजा था जिसने अमीरों को अपने विरुद्ध साजिश करने से रोकने के लिए कई नियम बनाए। भोजों एवं उत्सवों का आयोजन बंद कर दिया। सुल्तान की अनुमति के बिना आपस में वैवाहिक संबंध भी नहीं जोड़े जा सकते थे। उत्सवों और भोजों का आयोजन न किया जाए, इस प्रयोजन से उसने शराब और नशीले पदार्थों के उपयोग पर रोक लगा दी। उसने एक गुप्तचर प्रणाली भी स्थापित की जिसके सदस्य अमीरों द्वारा कही गई प्रत्येक बात और उनके द्वारा की गई प्रत्येक कार्रवाई से सुल्तान को अवगत कराते थे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1926 में गठित ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन कब स्थापित हुआ? 1926 में। इसके प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राय बहादुर, एम सी राजा, भास्कर राव जाधव, जगजीवन राम। तो इसके पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे राव बहादुर एम सी राजा। दूसरा विकल्प सही जगह। देखिए, वर्ष 1926 में गठित ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष राव बहादुर एम सी राजा थे। वर्ष 1920 में राजा मद्रास में विधान परिषद के लिए चुने गए थे तथा वर्ष 1921 में इनकी पार्टी की सरकार ने नौकरियों में गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की शुरुआत की थी। हालांकि इस अधिनियम ने राजा की मांग के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए कोटा आवंटित नहीं किया था। राव बहादुर एम सी राजा ने निराश राजा ने अधिनियम का विरोध करने के लिए अनुसूचित जातियों के लिए एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया और अलग कोटा की मांग पर बल दिया, परंतु उनकी पार्टी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। अंततः वर्ष 1923 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ये वर्ष 1926 तक मद्रास विधान परिषद के सदस्य बने रहे। वर्ष 1926 में ही इन्होंने नागपुर में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का गठन किया और इसके सदस्य बने। अगला प्रश्न है कि मराठी भक्ति काव्य में उपदेशक रूपक के रूप में वर्गीकृत कविताओं को क्या कहा जाता था? मराठी भक्ति काव्य में उपदेशक रूपक के रूप में वर्गीकृत कविताओं को क्या कहा जाता था? तो इसे यहाँ पे 4 विकल्प हैं, भारुण, अभंग, पालना, वचन। भारुण, अभंग, पालना, वचन। तो इसे भारुण कहा जाता था। क्या कहते थे? भारुण। मराठी भक्ति काव्य में उपदेशक रूपक के रूप में वर्गीकृत कविताओं को भारुण कहा जाता था। भारुण एक प्रकार की मराठी कविता है। इसमें साधारण बातचीत के माध्यम से आम लोगों को धार्मिक एवं नैतिक दर्शन की बात बताई जाती है। एकनाथ और तुकाराम भारुण में कविता कहा करते थे, जो कि महाराष्ट्र के काफ़ी महान कह सकते हैं संतों में आते हैं। देखिए, अभंग, यहाँ पे जो विकल्प में अभंग दिया गया, अभंग क्या है? अभंग विट्ठल या विठोबा की स्तुति में गाए गए छंदों को कहते थे। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के संतों ने 13वीं सदी के समय समाज को जागृत करने के लिए जो छंद क्षेत्रीय भाषा में गाए उसे अभंग कहा गया है। ठीक है। पालना, यहाँ जो विकल्प में पालना तीसरा वाला है, पालना मराठी लोरी गीत है सामान्यतः जिन्हें नामकरण समारोह में गाया जाता है। इन्हें बरसे या बारसे कहा जाता है। ये बच्चों को झूले में झुलाते समय भी गाए जाते हैं। वहीं चौथा जो दिया गया वचन, वचन का अर्थ है कहना। इसमें शब्द के एक या उससे अधिक का बोध होता है। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में कुछ चित्रकारों ने चित्रकारी के क्षेत्र में विशेष शैलियों में निपुणता हासिल कर ली थी। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन दिए गए हैं। पहला है, मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने निपुण थे। सही कथन है।
अबुल हसन एक छवि चित्रकार थे, ये भी सही है। गोवर्धन जो थे चित्रकार, वो साधु संतों, संगीतज्ञों और फकीरों के चित्र बनाने में निपुण थे, ये भी सही है। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों सही हैं। ठीक है। देखिए, मुगल शासक जहांगीर के अधीन मुगल चित्रकारी की तेजी होती है, मतलब उसमें वृद्धि होती, विकास होता है। चित्रकारी के क्षेत्र में इसे स्वर्णिम काल माना जाता है। मुगल चित्रकारी के केंद्र में मुगल चित्रकारी के केंद्र में यह चलन था कि एक ही चित्र में लोगों की आकृतियों के विभिन्न अवयवों का चित्रण अलग अलग चित्रकार करते थे। मतलब एक पूरी जो चित्र होता था उसको कई चित्रकार मिलकर बनाते थे। ठीक है। जहांगीर की चित्रकारी पहचानने की अद्भुत कला थी। वह किसी भी चित्र में अलग अलग चित्रकारों के योगदान की पहचान कर सकता था। इसके शासनकाल में शिकार, लड़ाई और दरबार के दृश्यों के अतिरिक्त मनुष्य की एकल आकृतियों और पशुओं की आकृतियों के चित्रण विशेष रूप से हुए हैं, जिसे छवि चित्र कहा गया है। अबुल हसन एक छवि चित्रकार थे, जैसा कि विकल्प में दिया गया है। वहीं मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण थे। अगला है, निम्न में से 17वीं की बात करें, 17वीं सदी के किन संस्कृत विद्वानों का संबंध मुगल बादशाह शाहजहां से था? शाहजहां से था। ठीक है। अभी हमने चित्रकारी के संबंध में जहांगीर की बात की, अब शाहजहां की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 नाम है, शांति चंद्र, जगन्नाथ पंडितराज, कवींद्राचार्य सरस्वती और परम सुंदरा। तो इसमें से जगन्नाथ पंडितराज और कवींद्राचार्य सरस्वती का संबंध जो है वो शाहजहां से था। तो आपका बी और सी अर्थात तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, 17वीं सदी के जगन्नाथ पंडितराज तथा कवींद्राचार्य सरस्वती संस्कृत विद्वानों का संबंध जो है मुगल बादशाह शाहजहां से था। जगन्नाथ पंडितराज उच्च कोट के कवि एवं समालोचक थे। इन्हें भामिनी विलास लिखने के लिए जाना जाता है। भामिनी विलास, ये रस गंगाधारा काव्य सिद्धांत पर अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हें मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा पंडित राज की उपाधि प्रदान की गई थी। जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि शाहजहां ने दी थी। वहीं कवींद्राचार्य सरस्वती शाहजहां के राज्यकाल में प्रयाग तथा वाराणसी के सबसे प्रधान सन्यासी, मठाधीश और काव्य दर्शन के पंडित थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद और उनकी कृतियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? 4 कथन दिए गए हैं। पहला, दलितों को स्वतंत्र और पहचान योग्य पात्रों के रूप में चित्रित करने वाले शुरुआती लेखों में प्रेमचंद एक थे, जो पात्र की गरीबी भी दर्शाते थे, उनकी विशिष्ट समस्याओं को भी दर्शाते थे। ये कथन सही है। दूसरा, प्रेमचंद अपने समय के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के प्रति बिल्कुल संवेदनहीन थे। गलत, संवेदनशील थे। तीसरा, प्रेमचंद सामाजिक बुराइयों तथा देश की गुलामी की स्थितियों दोनों के लिए चिंतित थे। ये सी सही है, सी वाला सही है। डी, उनकी अंतिम और अत्यंत प्रसिद्ध कहानियों में से एक कफन पहले वर्ष 1935 में हिंदी में प्रकाशित हुई और बाद में उर्दू में। गलत है। 1935 में ये जो है सबसे पहले उर्दू में प्रकाशित होती है, दिसंबर 1935 में जामिया नामक पत्रिका में उर्दू में। फिर 1936 में हिंदी में चांद पत्रिका में ये प्रकाशित होती है और ये इनकी अंतिम पूर्ण कहानी के रूप में जानी जाती है। ठीक है। जबकि इनके द्वारा हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास कायाकल्प है, जो कि 1926 में आता है। और प्रेमचंद कृत अंतिम और अपूर्ण की बात करेंगे तो उपन्यास मंगलसूत्र है। मुंशी प्रेमचंद का जो नाम था, तो यहाँ देखिए पहला और ए और सी ही सही है, तो ए पहला विकल्प सही होगा। देखिए, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम जो है उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। इन्हें उपन्यास सम्राट की संज्ञा बांग्ला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। इनका पहला उपन्यास असरारे माविद था, जबकि हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास कायाकल्प था। ध्यान रखिएगा, हिंदी का पहला उपन्यास कायाकल्प था, ऐसे असरारे माविद था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तलाक की अनुमति देता है? 4 विकल्प है, नारद स्मृत, मानव धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, याज्ञवल्क्य स्मृत। तो अर्थशास्त्र जो है वो तलाक की अनुमति देता है, तो सी, केवल सी अर्थात चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र ग्रंथ जो है तलाक की अनुमति देता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा या विष्णुगुप्त द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। इसकी शैली उपदेशात्मक एवं सलाहात्मक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दिए गए हैं। पहला, औपनिवेशिक स्रोतों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को सेना की बगावत के रूप में दिखाया। सही, बिल्कुल सही है। दूसरा, सैयद अहमद खान ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में ब्रिटिश सत्ता के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को दिखाया। ये भी सही है। अंग्रेज फ्री ट्रेडर्स ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार का समर्थन किया और कंपनी के खिलाफ बगावत करने वाली देशी रियासतों के राजाओं की आलोचना की। ये कथन आपका गलत है, ये सही कथन नहीं है। चौथा, आरसी मजूमदार 1857 ईस्वी के विद्रोह को आज़ादी की पहली लड़ाई मानने से इनकार करते हैं। ये भी सही है।
अगला है निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार कालक्रम में रखना है। 4 संगठन है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर अंबेडकर की, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका आएगा क्या, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना जो है 31 अगस्त 1920 को बॉम्बे में हुई थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय थे। तो पहले आपका आ जाएगा ए। फिर आप देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में नहीं 1928 में होती है, दिल्ली में। ठीक है, इसकी स्थापना समय थे राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चंद चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह इत्यादि। अब इसके बाद ए हो गया, फिर आपका डी, फिर इसके बाद आपका गठित होता है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर अंबेडकर की। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1936 को होती है। इसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा की गई थी। वहीं इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है, जो आपका बी विकल्प है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना 3 मई 1947 आज़ादी के कुछ समय पहले हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी थे। यही जी संजीवा रेड्डी आगे चलकर राष्ट्रपति बनते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ था, नई दिल्ली में। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आता है 1920, फिर आपका आता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928, फिर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया आता है 1936, फिर आपका सबसे लास्ट में आता है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947। तो ADCB चौथा वाला। अगला प्रश्न है कि 31 अगस्त 1920 को स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसकी हमने ऊपर चर्चा की है, कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऊपर हम लोगों की व्याख्या में देखा कि लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन से या से कथन सही हैं। 3 कथन दिए गए हैं ABC। पहला, तमिल क्षेत्र में दक्षिण हस्त राइट हैंड और वाम हस्त लेफ्ट हैंड समूहों को क्रमशः इंडगई और वलंगई के नाम से जाना जाता था। ये आपका गलत है, क्योंकि जो दक्षिण हस्त या राइट हैंड थे उन्हें वलंगई कहा गया है, जबकि लेफ्ट हैंड वालों को इंडगई कहा गया है। तो उल्टा लिखा गया है, पहला गलत होगा। दूसरा, दक्षिण हस्त और वाम हस्त दोनों समूहों में गैर कृषक जातियां जैसे कि शिल्पकार और ऊंची जातियां शामिल थीं। ये कथन आपका सही है। तीसरा, सी वाला, दक्षिण हस्त और वाम हस्त दोनों समूहों ने अस्पृश्यों मुख्य रूप से पांड्यों को अपने समूह से बाहर रखा। ये भी सही है। तो यहाँ पे पहला छोड़कर के बी और सी सही है, तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, विजयनगर साम्राज्य में सामाजिक संरचना की एक विशेषता यह थी कि निचली जातियों का दोहरा विभाजन था, जो वाम हस्त लेफ्ट हैंड इंडगई और दक्षिण हस्त राइट हैंड वलंगई की परिकल्पना से संबंध रखता था। दक्षिण हस्त समूह वैष्णव तथा वाम हस्त जातियां शैव होती थीं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय राज्य के 7 अंगों में शामिल है। ये 7 अंगों की चर्चा जो है, सप्तांग सिद्धांत की चर्चा कौटिल्य करते हैं अपनी रचना अर्थशास्त्र में। तो इन 7 अंगों में आपके स्वामी, अमात्य और जनपद, ये तीनों शामिल हैं। 4 अन्य भी हैं, स्वामी, अमात्य, जनपद। युवराज इसमें नहीं आता है। तो ABC। तो 7 अंग कौन कौन से देखिए, स्वामी अथवा राजा, दूसरा है अमात्य या मंत्री, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठा दंड और 7वां मित्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 29 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।